Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. Let us start with the legal terms and phrases. So first is evasion. What do you mean by the term tax evasion? तो evasion का होता है जो fraudulent, एक तरह से उसका है कि आप evade कर रहे हो, escape कर रहे हो. Is it clear? So tax evasion means कि जब आप जो आपको tax pay करना है उसको आप intentionally या fraudulently escape कर रहे हो ताकि आपको वो टैक्स पे ना करने पड़े, चाहे वो आप होली कह रहे हो कि या कुछ पार्ट पे कर दिया और कुछ पार्ट आपको ना पे करना पड़े. इज़ इट क्लियर? अगर ये प्रूव हो गया है कि ये इंटेंशनल है, इट वाज नॉट एन एरर, तो टैक्स इवेजन क्या है, ये एक चार्जेबल क्राइम है. दैट इज़ अ टैक्स इवेजन. So see, intentional and fraudulent attempts to escape payment of taxes in whole or in part. If proved to be intentional and not just an error or difference of opinion, tax evasion can be a chargeable crime. Evasion is distinguished from attempt to use interpretation of tax laws or imaginative accounting to reduce the amount of payable tax. Next legal term is tax return. So what do you mean by the tax return? ये भी सबने टर्म सुनी होगी आपकी टैक्स रिटर्न की, कि जो टैक्स पेयर है मीन्स हु इज़ पेइंग द टैक्स, वो एक फॉर्म फिल करता है. फॉर्म फिल करते वो टैक्सिंग अथॉरिटीज़ के पास फाइल कर देता है. उसमें उस फॉर्म में क्या लिखा होता है, उसकी इनकम है, एक्सपेंसेस, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, जिस पे कि सब कुछ उसमें मेंशन है और उस बेसिस पे ही उसके टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं. दैट इज़ टैक्स रिटर्न. नेक्स्ट इज़ टैक्स सेल. टैक्स सेल मीन्स कि जो टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने ऑक्शन कंडक्ट की है, वहाँ पे टैक्स जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ऑक्शन सेल हो रही है. और किस वजह से वो गवर्नमेंट उसकी ऑक्शन सेल कर रही है, क्यों इसकी नीलामी लगा रही है, क्योंकि उसने टैक्स पे नहीं की है, तो वो अनपेड टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ऑक्शन सेल करती है. दैट इज़ अ टैक्स सेल. नेक्स्ट इज़ टेम्प्रोरी इंजंक्शन. नाउ टेम्प्रोरी इंजंक्शन क्या है? टेम्प्रेरी इंजंक्शन क्या है? जब एक सिविल सूट पेंडिंग पड़ा है कोर्ट में, ठीक है, जो लॉ सूट है, देयर इज़ अ लॉ सूट, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, कोर्ट एक ऑर्डर दे देता है. टेम्प्रेरी पर्पस के लिए एक पार्टी को कि ये एक्ट आपने नहीं करना है. सो ये जो टेम्प्रेरी इंजंक्शन है ये एक टेम्प्रेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर से डिफरेंट है. किस तरह से डिफरेंट है ये? So look at your screens. A court order prohibiting an action by a party to lawsuit until there has been a trial or other court action. A temporary injunction differs from a temporary restraining order, जो कि short term में stop gap injunction है, issued pending a hearing. At which time, कब ये इशू होता है आपका जो TRO है, temporary restraining order, कब इशू होता है? At which time a temporary injunction may be ordered to be enforced until trial. इज़ इट क्लियर? सो पर्पज़ क्या है टेम्प्रेरी इंजंक्शन का? स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, इरिपेरेबल डैमेजेस को प्रिवेंट करना है. सो दे शुड नॉट बी चेंज बिफोर द लीगल क्वेश्चन इज़ डिटरमाइंड. इस वजह से टेम्प्रेरी इंजंक्शन दिया जाता है. जब कोर्ट ने ट्रायल के बाद ऑल द इश्यूज आर सेटल्ड, देन कोर्ट कैन इशू अ परमानेंट इंजंक्शन और डिज़ोल्व द टेम्प्रेरी इंजंक्शन. परमानेंट इंजंक्शन कैसी है कि जो उन्होंने एक टेम्प्रेरी ऑर्डर दिया था, टेम्प्रेरी इंजंक्शन दिया था, उसको परमानेंट बना देंगे कि दैट इज़ अ फाइनल ऑर्डर, या फिर टेम्प्रेरी इंजंक्शन को कैंसिल कर देंगे. इज़ इट क्लियर? That is a temporary injunction. Now next is temporary insanity. Now everybody knows about the term. temporary क्या है? कुछ टाइम पीरियड के लिए. insanity क्या है? insane, जो पर्सन मैड है, he cannot know the nature of the circumstances, nature of the facts, कि जो वो काम करने जा रहा है उसको नहीं पता है. तो अब temporary insanity क्या है? कि ही वॉज इंसेन एट द टाइम ऑफ द क्राइम कमिटेड, कि इंटरवल्स में ही इज़ बिकमिंग मैड, ही इज़ बिकमिंग इंसेन. दैट इज़ अ टेम्प्रेरी इंसेनिटी. सो नाउ क्वेश्चन अराइजेज वेदर ही कैन टेक अ डिफेंस ऑफ टेम्प्रेरी इंसेनिटी और नॉट.
Yes, because at the time of doing criminal act, he was not capable of knowing the nature of the act. So look at your screens. In a criminal prosecution and a defense by the accused that he or she was briefly insane at the time the crime was committed and therefore was capable of knowing the nature or incapable of knowing the nature of his or alleged criminal act. Temporary insanity is claimed as a defense whether or not the accused is mentally stable at the time of trial. एक डिफ़िकल्टी आती है टेम्प्रेरी इंसैनिटी डिफेंस के साथ प्रूफ की, क्योंकि जब कोई साइकेट्रिस्ट एग्जामिन करता है तो उसको फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ ये एविडेंस क्या रह जाता है कि जो एक्यूज का कंडक्ट था व्हाट वाज द कंडक्ट बिफोर एंड आफ्टर द क्राइम। Is it clear? That is a temporary insanity. Next is tenancy. टेनेंसी का मतलब क्या है कि जब आप किसी की प्रॉपर्टी को परमानेंट ऑक्यूपाई कर लेते हो, कि मीन्स कि जब आपने वो खाली कब करनी है, उसकी प्रॉपर्टी टर्मिनेट कब करनी है, वो कुछ स्पेसिफिक सर्टन इवेंट के होने पे आपको वो प्रॉपर्टी खाली करनी है। इज़ इट क्लियर? या फिर है कि कुछ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए है, मंथ टू मंथ बेसिस पे है, विल के बेसिस पे है। इज़ इट क्लियर? सो राइट टू ऑक्यूपाई रियल प्रॉपर्टी परमानेंटली or for a time which may terminate upon a certain event for a specific term for series of periods until cancelled or at will. Sometimes tenancy is for occupancy only as in landlord tenant situation, or tenancy may also be based on ownership of the title of the property, that is a tenancy. Next is tenancy at sufferance. Now this means जब टेनेंसी का पीरियड एक्सपायर हो जाता है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी प्रॉपर्टी लीज़ पे दी है, लीज़ का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और अभी तक लैंडलॉर्ड ने ये नहीं कहा टेनेंट को कि वहाँ वो प्रेमिसेस आप वेकेट करो, ठीक है, एंड ही इज़ कॉन्टिन्यूइंग इन दैट प्रेमिसेस, वो उसके पोजेशन में ही है टेनेंट की में, तो इन दैट टाइम पीरियड टेनेंट इज़ बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द लीज़। रेंट भी उसकी तरह पे करेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो एग्जिस्ट कर रही थी बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ द लीज इज एक्सपायर्ड, वही उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। ही इज़ बाउंड बाय दैट टर्म्स एंड कंडीशन टेनेंट। अब मैंने आपको एक टेनेंसी एट विल भी होता है एक नो टेनेंसी, अगर मैं आपको टीच करूँगी तो आप बोलोगे टेनेंसी एट विल और टेनेंसी एट सफरेंस में डिफरेंस क्या है? The only difference is that कि जो टेनेंसी एट विल है दैट वॉज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया टेनेंसी एट सफरेंस एंड टेनेंसी एट विल। सो मैं दोनों आपके लिए रीड कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। Tenancy at sufferance, a holdover tenancy after a lease has expired but before the landlord has demanded that the tenant quit the premises. During a tenancy at sufferance, the tenant is bound by the terms of lease including payment of rent which existed before it expired. The only difference between tenancy at sufferance and tenancy at will is that कि जो tenancy at will है was created by the agreement. Is it clear? Now I am reading tenancy at will for you. So see at your screens. Look at your screens. Occupation of real property. Occupation of real property owned by another until as the landlord gives notice of termination of the tenants which may be given at any time. A tenancy at will created by agreement between the tenant and landlord, but it cannot be transferred by the tenant to someone else since the landlord controls the right to occupy. Is it clear? Clear हो गया? Now tenancy at will क्या है? टेनेंट ने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की हुई है, जब तक लैंडलॉर्ड उसको नोटिस नहीं देता
कि उस प्रेमिसेस को वेकेट करो, कि उनकी टेनेंसी ख़त्म हो रही है। नोटिस वो किसी भी टाइम पे दे सकता है, बिकॉज इट इज़ टेनेंसी एट विल and it is created by the agreement between tenant and the landlord. Is it clear? Next is tenancy by entirety. टेनेंसी बाय एंटायरिटी मीन्स कि जो जॉइंट ओनरशिप है टाइटल का, सच एज बाय हस्बैंड एंड वाइफ, जिसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ की राइट्स है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे, और अगर एक स्पाउस की डेथ हो जाए तो दूसरे के पास टाइटल है, मीन्स राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। इज इट क्लियर? दैट इज टेनेंसी बाय द एंटायरिटी, मीन्स जॉइंट ओनरशिप ऑफ द टाइटल। नेक्स्ट इज टेनेंसी इन कॉमन। नाउ टेनेंसी इन कॉमन क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सनस का एक ही प्रॉपर्टी में टाइटल है। इज इट क्लियर? दो या दो से ज़्यादा पर्सनस का एक ही प्रॉपर्टी में टाइटल है, जिसमें हर एक जो इंडिविजुअल है उसका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में। दे हैव इक्वल राइट्स टू यूज़ द प्रॉपर्टी। चाहे जो इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो इक्वल नहीं है, वो अलग अलग साइजेस में रह रहे हैं, लिविंग स्पेसिस जो उनको मिली है। इज इट क्लियर? दैट इज टेनेंसी इन कॉमन। क्लियर हो गया? लेट मी रीड फॉर यू। टेनेंसी इन कॉमन, टाइटल टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय टू और मोर पर्सन in which each has an undivided interest in the property and all have an equal rights to use the property, even if the percentage of interest are not equal or living spaces are different sizes. Unlike joint tenancy, there is no right of survivorship if one of the tenant in common dies. ठीक है, तो उनका ये नहीं, जैसे अब जॉइंट टेनेंसी में क्या था आपका कि अगर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा का सर्वाइवरशिप से पूरा का पूरा प्रॉपर्टी उसकी है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कॉमन टेनेंट में, ठीक है, जो टेनेंसी इन कॉमन है उसमें क्या है कि वहाँ पे राइट ऑफ सर्वाइवरशिप नहीं है। अगर एक टेनेंट की डेथ हो जाती है देन हर एक का इंटरेस्ट है दैट विल बी सेपरेटली सोल्ड, मॉर्टगेज और विल टू अनदर। So now there is I hope so you are clear with joint tenancy and tenancy in common. जॉइंट टेनेंसी में क्या है आपका कि दूसरे पर्सन के पास टाइटल चला जाता है, लेकिन कॉमन टेनेंसी में ऐसा नहीं है। Is it clear? So unlike a joint tenancy interest which passes automatically to the survivor upon the death of a tenant in common, there must be a probate of the estate of the deceased to transfer the interest in the tenancy in common. Is it clear? Next is tenant. Next legal term tenant. Tenant सबको पता है, जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में रह रहा है, प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, उसके लिए वो रेंट पे कर रहा है, ही इज़ अ टेनेंट। इज इट क्लियर? टेंडर। टेंडर मीन्स कि जहाँ पे आप दूसरे पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हो अनकंडीशनल ऑफर्स के लिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टू प्रेजेंट टू अनदर पर्सन एन अनकंडीशनल ऑफर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट देना किसी को, डिलीवरी करना, एक्सेप्ट दैट द रेसिपिएंट हैज़ द चॉइस नॉट टू एक्सेप्ट द टेंडर। तो ये जो टेंडर का एक्ट है कब कंप्लीट होता है? ये पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करता है। जो पर्सन टेंडर बना रहा है, इज इट क्लियर? दैट इज़ अ टेंडर। अब जैसे टेंडर का आप एग्जांपल ले लो, न्यूज़पेपर में टेंडर्स आ रहे हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आ रही है कि जिसको भी टेंडर भरने हैं भर दो भाई। इट मे बी रिगार्डिंग एनी बिजनेस, कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के लिए देख लो टेंडर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जिनको वो टेंडर चाहिए वो टेंडर्स फिल कर देंगे एंड देन इट विल अप टू द गवर्नमेंट कि वो किसको वो टेंडर दे रहे हैं जो उनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टेनेमेंट। टेनेमेंट मीन्स कि अपार्टमेंट कह सकते हो आप, बहुत पुराना है,
ठीक है, बहुत पुराना वो टेनेंट अपार्टमेंट है जिसके सेवरल फ्लोर्स हैं और वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है, आपको कैसे जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो बाय दी स्टेयर्स। और ये टेनेमेंट वर्ड ओल्डर डीड्स में भी, जो पुरानी डीड्स हैं वहाँ पे भी हमें मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स एनी स्ट्रक्चर ऑन रियल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? दैट इज टेनेमेंट। नेक्स्ट इज टेंटेटिव ट्रस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टेंटेटिव? अगर हम टेंटेटिव, सिर्फ टेंटेटिव का मीनिंग देखें, विच इज़ एक्सपेक्टेड, यू कैन से विच इज़ एक्सपेक्टेड। तो टेंटेटिव ट्रस्ट का मीनिंग क्या है? लुक एट योर स्क्रीन्स गाइज। अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ डिपॉजिटर। बैंक के अकाउंट ने डिपॉजिट किया है किसके नाम पे? डिपॉजिटर, इन ट्रस्ट फॉर someone else, which is tentative trust until the death of the depositor, since the money can be withdrawn at any time. Is it clear? That is a tentative trust. Thank you guys.